नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ अंशों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। एमओ मथाई की रेमिनिस्सेंसेस ऑफ द नेहरू एज। हाँ। और देखिए, ये कोई वैसी इतिहास की किताब नहीं है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। इसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू के स्पेशल असिस्टेंट ने। वो इंसान जो लगभग 13 साल तक उनके साथ मतलब साई की तरह रहे। बिल्कुल, ये एक इनसाइडर्स अकाउंट है जैसा कहते हैं। मतलब सरकारी फाइलों से एकदम अलग। ये व्यक्तिगत यादों, किस्सों और कह सकते हैं बेबाक टिप्पणियों का एक खजाना है। सही। ये हमें उन महान नेताओं को सिर्फ तस्वीरों या मूर्तियों की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह देखने का मौका देती है। बिल्कुल। तो आज इसी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि नेहरू के सबसे करीबी इंसान की नज़र से वो दौर, वो लोग और वो घटनाएं कैसी दिखती थीं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये सब हुआ कैसे। एमओ मथाई जो असम में कहीं थे, वो अचानक नेहरू के इतने खास कैसे बन गए? मतलब ये कनेक्शन बना कैसे? देखिए, इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। ये बात है 1945 की, जब नेहरू जेल से रिहा हुए थे। अच्छा। तो मथाई ने उन्हें असम से खत लिखा। बस इतना कहा कि वो देश की सेवा के लिए उनके साथ काम करना चाहते हैं। नेहरू ने जवाब भेजा भी, लेकिन उसे सीआईडी ने बीच में रोक लिया। ओहो। हाँ, फिर मथाई ने दूसरा खत लिखा और तब जाकर वो नेहरू तक पहुंचा और उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया। और मुलाकात कैसी रही होगी? मैं सोच रही थी एक अनजान आदमी जिसने बस एक खत लिखा है और वो देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक के सामने बैठा है। कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू हुआ होगा? नहीं, यही तो मजा है। इंटरव्यू जैसा कुछ था ही नहीं। मथाई ने कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने साफ साफ कहा, मेरे पास मद्रास यूनिवर्सिटी की डिग्री के अलावा कोई अनुभव नहीं है। अच्छा। मैं अविवाहित हूं और शादी का कोई इरादा भी नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढ रहा हूं। इस तरह की मतलब दो टूक और ईमानदार बात सुनकर नेहरू काफी प्रभावित हुए। उन्हें शायद लगा कि ये आदमी बनावटी नहीं है। मतलब कोई झूठे वादे नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सीधी सच्ची बात। और फिर काम कैसे शुरू हुआ? मैंने सुना है कि उनकी नौकरी और सैलरी तय होने का किस्सा तो और भी अनोखा है। हाँ बिल्कुल। जब मथाई फरवरी 1946 में इलाहाबाद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नेहरू के दफ्तर का काम पूरी तरह अस्त व्यस्त था। कोई सिस्टम ही नहीं था। तो उन्होंने किसी से पूछे बिना खुद ही सब कुछ ठीक करना शुरू कर दिया। कागजात संभाले, मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। और सैलरी? जब सैलरी की बात आई तो मथाई ने कहा, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। क्या? हाँ, तो नेहरू ने कहा, यह सरकारी नौकरी है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। तो मथाई ने कहा, ठीक है, फिर 500 रुपये महीना रख लीजिए। एक मिनट, मतलब उनकी सैलरी इसलिए बढ़ाई गई ताकि वो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकें। ये तो आज के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो एक तरह का जुगाड़ जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। उस दौर के हिसाब से ये बहुत ही अनोखी बात थी। एक वरिष्ठ अधिकारी थे, गिरिजा शंकर वाजपेयी। उन्होंने कहा 500 रुपये बहुत कम है और खुद ही उसे 750 कर दिया। अच्छा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब पता चला कि नियमों के मुताबिक फर्स्ट क्लास में ट्रेन से यात्रा करने के लिए न्यूनतम सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, 1500 रुपये होनी चाहिए। तो बस उनकी सैलरी सीधे 1500 रुपये कर दी गई और उनका पद बना प्रधानमंत्री के विशेष सहायक। कमाल है। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि उन्होंने न कभी कोई मेडिकल जांच करवाई, न ही गोपनीयता की शपथ ली। कभी नहीं। वो 13 साल तक बिना इन औपचारिकताओं के काम करते रहे। वाह। ये दिखाता है कि उनका और नेहरू का रिश्ता नियमों से ज्यादा भरोसे पर आधारित था। तो एक तरफ ये अनोखी, लगभग अनौपचारिक नौकरी की शुरुआत है। इससे ये अंदाजा लगता है कि नेहरू शायद संबंधों को औपचारिकता से ज्यादा महत्व देते थे। क्या हमें उनके व्यक्तित्व की ये झलक किताब में और भी कहीं मिलती है, जैसे उनके गुस्से या उनकी भावुकता के बारे में? बहुत मिलती है। नेहरू को जैसा हम तस्वीरों में शांत और गंभीर देखते हैं, वो हमेशा वैसे नहीं रहते थे। किताब में उनके मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र है। मथाई बताते हैं कि वो पूरा भाषण नेहरू ने अपने हाथ से लिखा था। और मैंने सुना है कि ये जो मशहूर लाइन है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये असल में नेहरू ने नहीं सोची थी। सही सुनाया आपने। नेहरू ने ड्राफ्ट में लिखा था डेट विद डेस्टिनी। डेट? हाँ। मथाई ने उन्हें सुझाव दिया कि डेट शब्द का अमेरिकी इस्तेमाल लड़कियों से मिलने जुलने के लिए होता है, जो इस ऐतिहासिक पल की गंभीरता के साथ मतलब मेल नहीं खाता। उन्होंने ट्विस्ट शब्द सुझाया, जिसका मतलब होता है एक गुप्त मुलाकात या साक्षात्कार, और नेहरू तुरंत मान गए। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन बहुत गहरा असर डालती है। और गांधी जी की हत्या के बाद वाला भाषण, द लाइट इज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स,
वो तो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। मथाई के अनुसार उस भाषण के लिए कोई तैयारी, कोई नोट्स नहीं थे। वो खबर सुनते ही अपनी कार से सीधे ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे और जो उनके दिल में था वो बोल दिया। वो उनकी भावनाओं का एक सच्चा अनफिल्टर्ड बहाव था। वो भाषण इतना असरदार शायद इसीलिए था क्योंकि वो बिना तैयारी के था। क्या मथाई बताते हैं कि नेहरू अक्सर ऐसे ही दिल से बोलते थे या ये उस पल की असाधारण घटना का नतीजा था? देखिए, मथाई के मुताबिक नेहरू में ये काबिलियत थी कि वो बिना तैयारी के भी बहुत असरदार बोल सकते थे। लेकिन गांधी जी की मृत्यु का क्षण असाधारण था। वो सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी की मौत नहीं थी, बल्कि एक पिता समान व्यक्ति को खोने का दर्द था, जो उस भाषण में साफ झलकता है। और उनका गुस्सा, किताब में इसका भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। एक घटना है जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी। नेहरू को वाइसरॉय हाउस में किंग जॉर्ज सिक्स्थ के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ी। ये उन्हें इतना अपमानजनक लगा कि वो कई दिनों तक एक बच्चे की तरह बड़बड़ाते रहे। उन्होंने उस शपथ पत्र को घटिया चीज, रेचिड थिंग कहकर एक तरफ फेंक दिया था। और मथाई अपने बारे में भी एक किस्सा बताते हैं। एक बार नेहरू किसी बात पर बेवजह उन पर बहुत बुरी तरह चिल्ला पड़े। मथाई को इतना बुरा लगा कि वो 2 दिन तक नाराज रहे और नेहरू से बात नहीं की। तीसरे दिन नेहरू खुद उनके पास आए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कल बहुत थका हुआ था। देश का प्रधानमंत्री अपने असिस्टेंट से माफी मांग रहा है। ये आज की राजनीति में कल्पना करना भी मुश्किल है। ये उस रिश्ते की गहराई दिखाता है। बिल्कुल। और सिर्फ गुस्सा ही नहीं, उनका भावुक पक्ष भी था। गांधी जी की हत्या के 6 महीने बाद एक दिन मथाई नेहरू के दफ्तर में गए तो उन्होंने देखा कि नेहरू अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे हैं और चुपचाप रो रहे हैं, आंसू उनके गालों पर बह रहे हैं। वो इतना निजी पल था कि मथाई चुपचाप बाहर आ गए। ये दिखाता है कि वो बाहर से जितने मजबूत दिखते थे, अंदर से उतने ही संवेदनशील थे। काम को लेकर उनका जुनून कैसा था? वो एक वर्कहॉलिक थे। रविवार, छुट्टियां कुछ नहीं देखते थे। दिन में मुश्किल से 5 घंटे सोते थे। नतीजा ये होता था कि वो अक्सर जरूरी मीटिंग्स में ऊँघने लगते थे। मथाई ने ही उनकी सेहत की चिंता करते हुए उन्हें दोपहर के खाने के बाद आधे घंटे की झपकी लेने के लिए मनाया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने ही नेहरू को यह एहसास दिलाया कि उनके सहयोगियों के भी परिवार हैं, उन्हें भी छुट्टी चाहिए। इसके बाद ही नेहरू ने रविवार को थोड़ा आराम करना शुरू किया। हमने अभी नेहरू के मानवीय पहलुओं, उनके गुस्से, उनके आंसुओं की बात की। किताब क्या दूसरे बड़े नेताओं को भी इसी तरह एक इंसान के तौर पर देखती है? जैसे महात्मा गांधी को लेकर मथाई का क्या नजरिया था? ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। हाँ, ये किताब का शायद सबसे विवादास्पद और बेबाक हिस्सा है। मथाई साफ लिखते हैं कि वो गांधी जी से कभी प्रभावित नहीं हुए और उनके कई विचारों से पूरी तरह असहमत थे। वो गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन अंधभक्त नहीं थे। जैसे कौन से विचार? कई सारे। पहला, राम राज्य का विचार। मथाई का मानना था कि एक बहुधार्मिक देश में जहां करोड़ों मुस्लिम, सिख और ईसाई रहते हों, वहां राम राज्य की बात करना उन्हें अलग थलग महसूस करा सकता है। सही बात है। दूसरा, गो पूजा। इसे भी वो एक तर्कहीन विचार मानते थे, जो आधुनिक देश के लिए ठीक नहीं था। और राजनीतिक फैसलों के बारे में? गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को दिए गए समर्थन को मथाई एक अपॉर्चुनिस्टिक यानी मौकापरस्त कदम मानते थे। उनका मानना था कि ये एक धार्मिक मुद्दा था जिसका भारतीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और इससे कोई सच्ची हिंदू मुस्लिम एकता नहीं बन सकती थी। और आर्थिक नीतियां, मथाई का मानना था कि गांधी जी की आर्थिक नीतियां जैसे चरखा और ग्राम स्वराज भारत को हमेशा के लिए पिछड़ा और गरीब बनाए रखेंगी। तो इसका मतलब ये है कि नेहरू के सबसे करीबी सहयोगी की नजर में गांधीवाद के कई स्तंभ असल में आधुनिक भारत के लिए फिट नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद है जो शायद उस वक्त पर्दे के पीछे ही रहा। बिल्कुल। और इसे और पुख्ता करने के लिए मथाई सरोजिनी नायडू का एक मशहूर कटाक्ष भी लिखते हैं। बहुत से लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि उस बूढ़े आदमी को गरीबी में रखने के लिए कितना खर्च करना पड़ता था। ये एक बहुत तीखी टिप्पणी है। दिलचस्प बात यह है कि नेहरू भी गांधी जी के काम करने के तरीके पर अपनी निजी राय रखते थे। मथाई एक पत्र का जिक्र करते हैं जो नेहरू ने राजकुमारी अमृत कौर को लिखा था। उसमें वो गांधी जी के तरीके को फेमिनिन यानी स्त्री जैसा बताते हैं। उनका मतलब ये नहीं था कि वो कमजोर था, बल्कि ये कि वो तर्क, लॉजिक के बजाय अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर ज्यादा आधारित था। अच्छा। नेहरू को लगता था कि कभी-कभी ये अंतर्ज्ञान सही हो सकता है, लेकिन हमेशा इस पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। गांधी के अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में भी किताब में कुछ है? हाँ, और वो भी बहुत गहरा है। मथाई अम्बेडकर के साथ अपनी एक मुलाकात का जिक्र करते हैं। अम्बेडकर ने उनसे कहा कि भारत में छुआछूत को खत्म करने में गांधी के अभियानों से ज्यादा काम रेलवे और फैक्ट्रियों ने किया है। उनका तर्क था कि असली समस्या आर्थिक है,
मंदिर में प्रवेश की नहीं। जब लोग साथ में ट्रेन में सफर करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं तो जाति पाति की दीवारें अपने आप टूटने लगती हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अलग नजरिया है। और फिर अंबेडकर ने बड़ी कड़वाहट और दुख के साथ एक बात कही जो दिल पर लगती है। उन्होंने कहा, हिंदुओं को वेद चाहिए थे, तो उन्होंने व्यास को बुलाया जो जाति से हिंदू नहीं थे। हिंदुओं को महाकाव्य चाहिए था, तो उन्होंने वाल्मीकि को बुलाया जो अछूत थे। अब हिंदुओं को संविधान चाहिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। ये तो बहुत गहरी चोट और कड़वाहट से निकली बात लगती है। क्या मथाई बताते हैं कि इस बातचीत का उन पर क्या असर हुआ? मथाई लिखते हैं कि वो अंबेडकर की बुद्धिमत्ता और उनकी पीड़ा दोनों से बहुत प्रभावित हुए। उसी मुलाकात में अंबेडकर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये सब वैचारिक मतभेद और निजी संघर्ष एक तरफ थे, और दूसरी तरफ 1946-47 में दिल्ली की सड़कों पर हकीकत कुछ और ही थी। विभाजन का वो भयानक दौर। उस समय का माहौल कैसा था? वो एक डरावना सपना था। मथाई लिखते हैं कि सितंबर 1946 से लेकर लगभग 2 साल तक रातें जाग कर गुजरती थीं। फोन की घंटी बजती थी और दूसरी तरफ से दंगों, आगजनियां, हत्याओं की खबरें आती थीं। नींद हराम हो चुकी थी। माहौल में हर वक्त एक तनाव और डर घुला रहता था। ऐसे तनाव भरे माहौल में नेहरू की व्यक्तिगत भूमिका कैसी थी? किताब में एक बहादुरी का किस्सा भी है। हाँ, और वो उनकी हिम्मत को दिखाता है। एक रात मथाई को फोन पर खबर मिली कि एक मुस्लिम अधिकारी बदरुद्दीन तैयब जी के घर को एक हिंसक भीड़ ने घेर लिया है। अच्छा। मथाई तुरंत एक पुलिस जीप में बैठकर जाने लगे। शोर सुनकर ऊपर अपने कमरे में काम कर रहे नेहरू भागते हुए नीचे आए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? और जवाब का इंतजार किए बिना चलती जीप में ड्राइवर के बगल में कूद गए। क्या मतलब देश का प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे एक दंगे के बीच में कूद गया? बिल्कुल, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो जीप से उतरकर भीड़ के सामने खड़े हो गए। नेहरू को अपने सामने देखकर भीड़ हैरान रह गई और तितर-बितर हो गई। ये उनकी शारीरिक और नैतिक दोनों तरह की हिम्मत का एक जबरदस्त उदाहरण था। और मथाई ने खुद भी उस दौर में कुछ ऐसा किया था। हाँ, एक और घटना है। उन्हें एक अनजान फोन आया कि नई दिल्ली के एक हॉस्टल में एक मुस्लिम लड़की फंसी हुई है और उसकी जान खतरे में है। मथाई अपनी पिस्तौल लेकर अकेले ही वहां पहुंच गए। दरवाजे पर एक तलवार लिए सिख खड़ा था जो गुस्से में था। मथाई ने उसे डांटा और भगा दिया। अंदर एक पलंग पर एक लड़की डरी सहमी कांप रही थी। वो उसे अपनी कार में बिठाकर लाए और कुछ दिनों के लिए इंदिरा गांधी के कमरे में सुरक्षित रखा। तो इन सब कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने नेताओं के भाषण, उनकी नीतियां, उनका गुस्सा, उनकी माफी, उनका डर और उनकी बहादुरी सब कुछ देखा। तस्वीर यूं भरती है कि इतिहास सिर्फ बड़ी-बड़ी तारीखों, संधियों और राजनीतिक फैसलों का लेखा जोखा नहीं है। इसे बनाने वाले लोग हमारी और आपकी तरह जटिल इंसान होते हैं, अपनी ताकतों और कमजोरियों के साथ। मथाई के ये संस्मरण, चाहे कोई उनसे सहमत हो या ना हो, हमें उन पत्थर की मूर्तियों के पार झांकने और उन इंसानों को देखने पर मजबूर करते हैं जो उस तूफान के बीच खड़े होकर फैसले ले रहे थे। किताब का शीर्षक है नेहरू युग की यादें। इन निजी किस्सों को सुनने के बाद मेरे मन में ये सवाल उठता है कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसका कितना हिस्सा आधिकारिक दस्तावेजों और सरकारी फाइलों से बना है और कितना उन अनकही निजी कहानियों में खो जाता है जो सिर्फ उन लोगों के पास थीं जो उस समय उस कमरे में मौजूद थे।